सुगम भारती इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती इस पाठ्यपुस्तक से पाठ क्रमांक 8वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मध्य प्रदेश के गौरव। मध्य प्रदेश के गौरव इस पाठ का सेशन क्रमांक पहला है। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्यपुस्तक निकालेंगे और उसमें पाठ क्रमांक 8वां निकालेंगे। पाठ क्रमांक 8वां, मध्य प्रदेश के गौरव। बच्चों, इस पाठ में मध्य प्रदेश के दो व्यक्तियों के बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं और वह जो दो व्यक्ति है वह अपने क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्र में उनका जो स्थान था वह उच्च स्थान था। जैसे कि अगर हम देखते हैं खेल के क्षेत्र में आज हम नाम लेते हैं तो सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर, इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, शीर्ष स्थान में लिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो भारत की गान कोकिला लता मंगेशकर, इनका नाम सबसे ऊंचा लिया जाता है। वैसे ही मध्य प्रदेश के एक दो सुपूत हैं जिनका नाम गौरव के रूप में, गौरवशाली रूप में लिया जाता है। अब देखते हैं हम इस पाठ में ऐसे कौन दो व्यक्तित्व है जिनके कारण मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा है। बच्चों, इस पाठ में मध्य प्रदेश के दो शीर्ष व्यक्तियों के गरिमामय व्यक्तित्व का परिचय किया गया है और उनके विशिष्ट मानवीय गुणों से प्रेरणा लेने का भाव जागृत किया गया है। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। संस्कृति, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्रों को दिए हैं। अब देखिए, जैसे हम हमारा इतिहास पढ़ते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो भारत के इतिहास में प्राचीन युग से बहुत सारे ऐसे शासक थे या शासनकाल थे जो अन्य देश से भारत में आए थे, लेकिन भारत के सुपुत्रों ने अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति का पालन करते हुए, समन्वय करते हुए अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखी। और जब अंग्रेज सरकार भारत पर वर्चस्व स्थापित कर रहे थे तो हर क्षेत्र से, भारत के हर कोने से, हर राज्य से, हर प्रदेश से बहुत सारे ऐसे देशभक्त, देश प्रेमी थे जिन्होंने अपना योगदान हर क्षेत्र में दिया है। तो मध्य प्रदेश का नाम भी एक उच्च स्तर पर लिया जाता है। मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्रों को दिए हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो संस्कृति, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्रों को दिए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचे, अर्थात उच्च स्थान पर पहुंचे और प्रदेश के लिए गौरव का विषय रहे। भोपाल की गुलिया दाई गली के मध्यम वर्गीय परिवार से देश के राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम भी उन्हीं शीर्ष पुरुषों में से एक है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे शीर्ष पुरुष थे जिन्होंने मध्य प्रदेश का गौरव हमेशा ऊंचा किया है। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका जन्म कहाँ हुआ है इसका वर्णन यहाँ पर किया है कि मध्य प्रदेश के भोपाल की गुलिया दाई गली के मध्यम वर्गीय परिवार में। अब देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इन्होंने राष्ट्रपति का जो पद होता है, सर्वोच्च शिखर पद माना जाता है, सर्वोच्च पद, उस पद को उन्होंने ग्रहण किया था। अब हम पाठ में मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनके बारे में विस्तृत जानकारी अब हम करने वाले हैं। इनके बहुआयामी व्यक्तित्वों से हम परिचित होने वाले हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 अर्थात 19 अगस्त 1918 को हुआ था। उन्होंने अपने यशस्वी जीवन की शैक्षिक यात्रा में स्वयं को मेधावी छात्र के रूप में निरंतर प्रमाणित किया। अब
अब देखिए उनका जन्म कब हुआ, आपको एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि उनका जन्म कब हुआ था, 19 अगस्त 1918 में। और एक उन्होंने अपने जीवन में अगर देखा जाए तो शैक्षणिक क्षेत्र में या उनका जो बचपन का जो काल था, जो शिक्षा ग्रहण का जो काल था, उस काल में वह एक मेधावी छात्र के रूप में अर्थात तेज या तीव्र बुद्धिमान व्यक्ति को हम मेधावी करते हैं, तो वो छात्र के रूप में, विद्यार्थी के रूप में बहुत ही तीक्ष्ण तेज बुद्धि वाले साबित हुए थे। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में प्राप्त की है। अब देखिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उनको था, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य का भाषाओं का ज्ञान था और इन भाषाओं में उन्हें साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियों में प्रथम श्रेणी उन्होंने प्राप्त किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत आपने लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अध्यापन कार्य किया। अब देखिए उनका यहाँ पर शैक्षणिक कार्य बताया है, शैक्षणिक शिक्षा उनकी कौन सी पदवी उन्होंने लिया था, कहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, इसका वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है। उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की थी, इसके वो भी कहाँ पर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। जो कानून से संबंधित होते वकील के लिए जो डिग्री लेते वो उन्होंने किया था LLM और PhD की उपाधि। और लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो लंदन में है, उन्होंने वहाँ पर अध्यापन कार्य किया, अर्थात शिक्षक के रूप में वहाँ पर उन्होंने, प्राध्यापक के रूप में उन्होंने वहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ाया। अगले परिच्छेद में लिखा है कि काव्य, शास्त्रीय संगीत और साहित्य में उनकी रुचि तो थी ही, खेल कूद क्रीड़ाओं में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। अब देखिए अलग, जैसे कि हमने कहा है कि बहुआयामी व्यक्तित्व मतलब एक किसी क्षेत्र से संबंधित उनकी रुचि नहीं थी, उनमें बहुत सारे गुण थे, जैसे कि काव्य, कविता लिखना, शास्त्रीय संगीत में वे निपुण थे। साहित्य का अर्थ क्या होता है कि जो भी हम लिखित रूप में आज देखते हैं, लिटरेचर हम उससे कहते हैं हिंदी साहित्य, उसमें भी निबंध विधा होती है, कहानी विधा होती है, उपन्यास विधा होती है, नाटक विधा होती है, कविता विधाएं होती है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में उनको रुचि तो थी ही, उसके साथ साथ उन्हें खेल कूद में भी विशेष रूप से दिलचस्पी थी। वे तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन थे, तैराकी में भी उन्हें चैंपियनशिप मिली हुई थी। प्रतिष्ठित भारतीय हमारे चिंतन की मूलधारा व देशमणि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। तो देखो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर को हमेशा एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि डॉक्टर शर्मा इन्होंने कौन सी किताबें लिखी हुई थी। तो आपको यहाँ पर उनके 3 किताबों के नाम दिए गए हैं। प्रतिष्ठित भारतीय, जिसमें भारत का संपूर्ण विवरण दिया है, उसके बाद हमारे चिंतन की मूलधारा और देशमणि, ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम है। इन्हें विभिन्न देशों द्वारा मानद उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। भारत के अलावा अनेक देशों ने इन्हें विभूषित किया है, अर्थात उन्हें सम्मानित किया है। डॉक्टर शर्मा ने 7 नवंबर 1948 को सीहोर की एक विशाल जनसभा में विलीनीकरण आंदोलन के लिए जन आह्वान के साथ अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया। अब देखिए उनका जो पहला जीवन, यहाँ पर सार्वजनिक जीवन इसलिए कहा है कि इसके पहले वह बहुत सारे कार्य में लगे हुए थे, सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में लगे हुए थे, लेकिन उनका जो जीवन काल था वो उनसे संबंधित था, उनके लिए मर्यादित रूप में था। लेकिन यह जो आंदोलन हुआ था, वो जनसभा में विलीनीकरण का जो आंदोलन हुआ था, उस समय उन्होंने जनता को आह्वान किया और इस प्रकार उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का आरंभ किया था। इस आंदोलन के सिलसिले में उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। अब देखिए जो इनकी जो कार्यकाल यहाँ पर बताए गए वो भारत की स्वतंत्रता का कालावधि था, जब अंग्रेज सरकार से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे
देशभक्त, राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारक अपना योगदान दे रहे थे, उसी समय डॉक्टर शर्मा इन्होंने भी अपने भारत स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए इस प्रकार के आंदोलन में या इस आंदोलन के सिलसिले में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर लिया था। तो ऐसे आंदोलन के समय उनको जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। अब 1952, 1957 और 1962 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। अब देखिए यहाँ पर जो साल दिए गए हैं वो भारत देश स्वतंत्रता के बाद देश को आजादी प्राप्त करने के बाद यह कार्यविधि है उनकी। तो देश स्वतंत्र होने के बाद जो भी राजकीय क्षेत्र में उन्होंने ग्रहण किया था, अपने पद स्थापित किए थे, तो उनको विधानसभा के सदस्य में निर्वाचित किया गया था। आप 1952 में तत्कालीन भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर तथा उसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा, विधि, लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री भी रहे। तो इस प्रकार के राजकीय क्षेत्र में इन्होंने अपने बहुत सारे योगदान दिए हैं। 1952 में उस समय के भोपाल राज्य के वो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा क्षेत्र में विधि और लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री वो बने थे। शिक्षा मंत्री, विधि मंत्री और लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री का पद उन्होंने ग्रहण किया था। डॉक्टर शर्मा 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1967 तथा 1980 में भोपाल से लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। इसके पहले परिक्षेत्र में हमने 1952 में उन्होंने जो मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था, इसका वर्णन पढ़ा। अब इस परिच्छेद में उन्होंने अगले कौन से सालों में अपना क्या योगदान राजकीय क्षेत्र में दिया है, इसका वर्णन किया हुआ है। डॉक्टर शर्मा 1967 में मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष बन चुके थे तथा 1971 और 1980 में भोपाल के लोकसभा के रूप में सदस्य भी निर्वाचित हुए थे वे। और 1972 में डॉक्टर शर्मा कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1974 और 1977 तक आप भारत सरकार के संचार मंत्री रहे। आपने आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पदों की गरिमा भी बढ़ाए। तो देखिए यहाँ पर एक ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग उन्होंने पद ग्रहण किए थे राजकीय क्षेत्र में। कभी वो मुख्यमंत्री रहे थे, कभी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, कभी लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए गए थे, तो कभी उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को भी उन्होंने ग्रहण किया है। 1974 से लेकर 1977 तक वो भारत सरकार के संचार मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। इसी प्रकार महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का पद भी उन्होंने अच्छी तरह से निभाया था। उस पद को भी उन्होंने ग्रहण किया हुआ था। 21 अगस्त 1987 को आप उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्विरोध का अर्थ होता है कि किसी भी पक्ष से उनका विरोध नहीं किया गया था, सबने उनको उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के लिए सहमति दिखाई दी। तो इस प्रकार से 21 अगस्त 1987 को उपराष्ट्रपति पद पर वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। 25 जुलाई 1992 को आप देश के नवे राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। अब देखिए भारतीय गणतंत्र के बाद अर्थात भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जो भी पद सर्वोच्च माना जाता है वो भारत का, हमारे देश का राष्ट्रपति पद। अब आप लोगों को पता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है और किस प्रकार से वो कार्य करे। तो उनका जो पद होता है राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का प्रमुख माना जाता है, जैसे कि हमारे घर में, हमारे कुटुंब में सबसे प्रमुख हमारे पिताजी होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे देश का राजकारभार संभालने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद दिया जाता है और वह सारे राष्ट्र का पद ग्रहण करके योगदान देते हैं अपने कार्यों के द्वारा। अब मिलेंगे हम इसके बाद के परिच्छेदों को हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।